आज की वीडियो में क्लास 8 की साइंस का 10वां चैप्टर किशोरावस्था की ओर के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बच्चा लड़की है या लड़का, इसका निर्धारण कैसे होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने निषेचन क्रिया देखी थी, जिसमें हमने देखा किस तरह से मादा कोशिका और नर कोशिका मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं। जब निषेचित अंडे बनते हैं या युग्मनज बनता है तो उसके अंदर बच्चे का लिंग का निर्धारण करने के लिए संदेश होता है। ये संदेश धागे जैसी संरचनाओं या गुणसूत्र में मौजूद होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं। मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 2 क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम X और Y हैं। एक महिला में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडे में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है, लेकिन शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में X गुणसूत्र होता है और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। पिता के लिंग गुणसूत्र अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। देखिए, नर कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और मादा कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अब देखिए इस चित्र में के द्वारा किस तरह से लिंग निर्धारण होता है ये बताया गया है। इसमें देखिए सबसे ऊपर शुक्राणु दिखाए हैं। ये शुक्राणु 2 तरह के हैं, एक में X क्रोमोसोम है और दूसरे शुक्राणु में Y क्रोमोसोम है। और अंडाणु इसमें दिखा रखे हैं, इसमें केवल X क्रोमोसोम है। 2 अंडाणु दिखा रखे, दोनों में XX क्रोमोसोम है। अब देखिए, अगर Y क्रोमोसोम जो नर कोशिका से प्राप्त होता है, ये X क्रोमोसोम के साथ मिलता है, अंडाणु के साथ मिलता है जिसमें X क्रोमोसोम है, तो जो युग्मनज बनेगा इसमें कौन सा क्रोमोसोम का कौन सा जोड़ा हो गया? XY क्रोमोसोम। और अगर XY क्रोमोसोम है तो लड़का होगा। और अगर शुक्राणु में X क्रोमोसोम है, ये अंडाणु में जिसमें X क्रोमोसोम है उसके साथ मिलकर निषेचन क्रिया जब होगी, जो जाइगोट या युग्मनज बनेगा उसमें क्रोमोसोम का कौन सा जोड़ा हो गया? XX। अगर XX गुणसूत्र है तो लड़की होगी। अब देखिए, XY क्रोमोसोम अगर है तो इसका मतलब क्या है? ये लड़का है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। इसी तरह से देखिए, अगर XX क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम इसका मतलब क्या है? अगर युग्मनज में जाइगोट में XX क्रोमोसोम है, ये विभाजित होते रहते हैं और बार बार विभाजन के फलस्वरूप ये किस में परिवर्तित होंगे? लड़की के रूप में परिवर्तित होंगे। तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोम है इसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। XY क्रोमोसोम है तो लड़का होगा, XX क्रोमोसोम है युग्मनज में तो इसका मतलब लड़की होगी। तो हम कह सकते हैं, जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे, तो वह मादा बच्चे में या लड़की में विकसित होगी। यदि शुक्राणु निषेचन के समय अंडे में Y गुणसूत्र का योगदान करता है तो युग्मनज एक नर बच्चे या लड़के के रूप में विकसित होगा। तो इस तरह से जो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, उसमें हम कह सकते हैं लिंग निर्धारण करने का संदेश होता है। अब देखिए, सेक्स हार्मोन या लैंगिक हार्मोन के अतिरिक्त अन्य कौन से हार्मोन होते हैं? लिंग हार्मोन या लैंगिक हार्मोन में हमने देखा पुरुष में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है।
तो इनके अलावा भी अन्य हार्मोन होते हैं। कौन से हैं देखिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो वृषण और अंडाशय को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी, वृषण और अंडाशय के अलावा शरीर में अन्य दूसरी तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो हार्मोन उत्पन्न करती हैं। थायराइड ग्रंथि जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है, अग्न्याशय इंसुलिन का, और अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावित करती है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ये अगर थायरोक्सिन का उत्पादन अगर नहीं करेगी तो उससे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में क्या होता है, गले में एक बड़ा सा उभार सा हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। इसी तरह से इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, अगर अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावन कम कर देता है तो उससे क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसी तरह से एड्रिनलिन ग्रंथि जो एड्रिनल ग्रंथि जो है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन बंद करेगी तो उससे क्या होगा, हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है। तो इसमें देखिए पीयूष ग्रंथि इस चित्र में दिख रहा है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो उत्पादन हो रहा है हार्मोन का उस पर नियंत्रण करती है। थायराइड ग्रंथि गले के पास है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर होती है। अग्न्याशय जो है ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ये आहार नाल है, वहाँ पे ग्रहणी के पास होता है अग्न्याशय ग्रंथि। महिलाओं में अंडाशय होता है और पुरुषों में वृषण होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र है, दिया है कहाँ पे उपस्थित है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं वो हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है और इस तरह से रक्त के द्वारा शरीर के उस भाग तक पहुंचता है जहां पे इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो क्या मनुष्य की तरह दूसरे जानवर में भी हार्मोन्स निकलते हैं? क्या प्रजनन में उनकी कोई भूमिका होती है? देखिए हमने मेंढक का और हम कीट का ये लाइफ साइकिल जानते हैं किस तरह की होती है। जैसे मेंढक में क्या होता है, अंडे से टेडपोल बनता है, टेडपोल से मेंढक बनता है। इसी तरह से कीट में क्या होता है, अंडे से लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर कीट बनता है। या हम कह सकते हैं उसमें कायांतरण होता है। तो ये कीटों में कायांतरण किसके द्वारा हो रहा है, कीट हार्मोन के द्वारा हो रहा है। एक मेंढक में ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, थायरोक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है। और थायरोक्सिन का उत्पादन कहाँ से होता है, थायराइड के द्वारा। थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि जिस पानी में टेडपोल बढ़ रहे हैं उसमें पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो टेडपोल का विकास नहीं होगा, यानी टेडपोल वयस्क नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से जानवरों में या कीटों में कायांतरण के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। यदि लोगों के आहार में या हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, उससे घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग में गले में बहुत बड़ा सा उभार आ जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अब है जननात्मक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तभी उस व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ माना जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को
संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पालन करना चाहिए और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। हालांकि किशोरावस्था के दौरान ये भी आवश्यक हो जाते हैं, ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर बढ़ रहा होता है, शरीर का विकास होता है, तो उसके लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, संतुलित आहार का मतलब होता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व उपस्थित हैं तो उसको संतुलित आहार कहा जाता है। अब किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकता। किशोरों को पौष्टिक भोजन की क्यों ज़्यादा आवश्यकता है? क्योंकि उनके शरीर में वृद्धि हो रही है। यानी हम कह सकते हैं किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। इसलिए एक किशोर के आहार में मुख्य रूप से सभी पोषक तत्व होने चाहिए। किशोरों के आहार में प्रोटीन की अधिक मात्रा होनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट जरूरी चाहिए क्योंकि किशोर क्या होता है, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की और वसा की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उनके भोजन में विटामिन अवश्य होना चाहिए। जो हमारा भारतीय भोजन है उसमें हम देखिए दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद खाते हैं। ये एक संतुलित भोजन है क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी, विटामिन, खनिज पदार्थ सब इसमें मिलते हैं। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। फल जो हैं ये विटामिन के भरपूर स्रोत होते हैं। शिशुओं के लिए माँ का दूध जो है ये संतुलित भोजन है। शिशु की सारी आवश्यकताएं माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं। हमारे शरीर को खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, आयरन से क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से किशोरों के भोजन में पत्तेदार सब्जियां, फल इसमें अवश्य शामिल होने चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। दालें होनी चाहिए। जो मांस खाते हैं उनके भोजन में ये होना चाहिए क्योंकि उससे उनको प्रोटीन की प्राप्ति होती है, फैट की प्राप्ति होती है। ताज़ी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दूध, अंडा, ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। दूध से क्या होगा, इसमें दूध में प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलता है, अन्य तरह के जो खनिज लवण हैं ये प्राप्त होते हैं। और फलों से हर तरह के हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें हर तरह की फल खाने चाहिए, हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इनसे हमें अलग अलग तरह के विटामिन मिलते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। तो किशोरों के आहार में ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। खाद्यान्न में अलग अलग तरह का अनाज खाना चाहिए जिससे उन्हें अलग अलग तरह के पोषक तत्व उनको मिलते रहें जो किशोरों को स्वस्थ रख सकेंगे, उनके शरीर की वृद्धि में, विकास में सहायक होंगे और साथ ही उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेंगे। इसलिए जो बढ़ते हुए बच्चे हैं या किशोरावस्था में बच्चों को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए जिससे कि उनको सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकें। अब है व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार अवश्य नहाना चाहिए। किशोरों के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि किशोरों में क्या होता है, उनकी श्वेत ग्रंथियाँ या जिनसे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं ये उनकी बहुत एक्टिव रहती हैं जिससे क्या होता है, शरीर में बदबू आने लगती है। इसलिए शरीर के सभी भागों को रोज़ साफ रखना चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का डर रहता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये संक्रमण फैलाते हैं। इसी तरह से लड़कियों को मासिक धर्म के समय साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ये सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए
समय समय पर उसे बदलता रहना चाहिए जिससे कि संक्रमण ना हो पाए। या घर में बने हुए साफ पैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी युवा लड़के और लड़कियों को व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए और फिज़िकल वर्क करना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। अब देखिए, कुछ भ्रांतियां हैं और असत्य धारणाएं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, कई मिथ्या धारणाएं हैं जिनके बारे में लोगों को गलत मालूम रहता है। जैसे लड़कों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, ये गलत है, क्योंकि जो भी ज़्यादा शारीरिक कार्य करेगा उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ज़्यादा वसा चाहिए। जो ज़्यादा मानसिक करेगा उसे अधिक विटामिन की ज़रूरत होती है। दूसरा, माँ अपने बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार होती है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा, पिता अपने बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसी तरह से माहवारी के दौरान लड़की को किचन में काम नहीं करने देना चाहिए, ये गलत है। माहवारी के दौरान या मासिक धर्म के दौरान मुख्य रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था शरीर और मन में अत्यधिक गतिविधि की अवधि है जो बड़े होने का एक सामान्य हिस्सा है। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत सक्रिय होते हैं, उसके कारण शरीर में वृद्धि होती है और कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इसलिए किशोर थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उस समय वो नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उनको ड्रग्स की लत हो जाती है। तो इसलिए इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा ये परिवर्तन जो है, शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में प्राकृतिक है। ये सभी के शरीर में होते हैं परिवर्तन, क्योंकि इस समय जो है शरीर में जो हार्मोन्स हैं इनके कारण हमारे शरीर में जो है ये कई तरह के परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था वृद्धि की अवस्था है और इसमें वृद्धि के साथ साथ शरीर में कई तरह के शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए हमें इस अवस्था में, किशोरावस्था में सभी लोगों को संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। अब देखिए, एड्स क्या है, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक खतरनाक वायरस HIV के कारण होता है। यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति तक दवाओं के इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज साझा करके जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, उसको किसी एक सिरिंज का इस्तेमाल हुआ और वही सिरिंज दूसरे सामान्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुई तो दूसरे सामान्य व्यक्ति को एड्स होने का खतरा हो सकता है। इसी तरह से कोई महिला अगर संक्रमित है एड्स से, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे बच्चे में संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। अब है किशोर गर्भावस्था। देखिए, भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में लड़की मातृत्व के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती। कम उम्र में शादी और माँ बनने से माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। उस युवती को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वह मातृत्व की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे।